Hello friends, welcome to our channel Meta Education. Please subscribe our channel, like this video and share with your friends. इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में समझेंगे। ये टॉपिक अगर एनटीए नेट एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेपर 1 में यूनिट 2 का पार्ट है एंड एजुकेशन वाले स्टूडेंट जिनका कोड 9 है उनके लिए यूनिट 6 में ये पोर्शन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। और ये हमारा लाइव सेशन है, आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे चैटिंग के थ्रू पूछ सकते हैं, लाइव कमेंट करके हम आपका वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हिस्टोरिकल रिसर्च? ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च इज अ क्वालिटेटिव टेक्निक। ये एक प्रकार की क्वालिटेटिव टेक्निक है जिसमें क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक जो है विधि का इसमें यूज किया जाता है। किस चीज के लिए? डेटा कलेक्शन के लिए। हिस्टोरिकल रिसर्च स्टडीज द मीनिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स इन एन अटेम्प्ट टू इंटरप्रिटेट द फैक्ट्स एंड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ इवेंट्स एंड देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट इवेंट्स। मेन जो काम हम हिस्टोरिकल रिसर्च या हिस्टोरिकल स्टडीज में करते हैं वो करते हैं पास्ट इवेंट्स को समझते हैं। जो भी पास्ट इवेंट या जो पुरानी या भूतकालीन जो घटनाएं हैं उनका क्या अर्थ रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च की क्या है। अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, हिस्टोरिकल रिसर्च इज द क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इवेंट्स, डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ पास्ट, द केयरफुल वेइंग of the evidences, of the validity of sources, of information of the past and the interpretation of the weighted evidences. ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, विकास क्रमों तथा अनुभूतियों का तर्क संगत अन्वेषण है। जो भी प्राचीन समय में हुआ है उन सभी का एक तर्क संगत या हम कह सकते हैं कि रीजनिंग के थ्रू जो हम इंटरप्रिटेशन देते हैं वो है। इससे अतीत की सूचनाओं व सूचना सूत्रों, जो भी रिसोर्सेज हैं सूचना सूत्रों के संबंध में प्रमाणों की वैधता का सावधानी पूर्वक परीक्षण किया जाता है। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज मिलते हैं, जो भी ऐतिहासिक रिसोर्सेज हमें मिलते हैं उनको हम वैलिड तरीके से निरीक्षण परीक्षण करते हैं और परीक्षण किए गए प्रमाणों की सावधानी पूर्वक व्याख्या की जाती है। और साथ ही जो हमने प्रमाण लिए हैं, जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं उनकी ध्यान पूर्वक या सावधानी पूर्वक हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च है। दिस इज डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर। नेक्स्ट डेफिनेशन हम समझते हैं, ये है यंग 1966 के अकॉर्डिंग। द हिस्टोरिकल मेथड इज द इंडक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स थ्रू रिसर्च इनटू पोस्ट सोशल फोर्सेस एंड इन्फ्लुएंसेस विच हैव शेप्ड द प्रेजेंट। ऐतिहासिक अनुसंधान आगमन के सिद्धांत के आधार पर, जो भी आगमन का सिद्धांत यानी कि इंडक्शन के प्रिंसिपल्स जो हैं, इंडक्शन में जैसे हम स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं वही मेथड इसमें यूज किया जाता है। और क्या करते हैं, आगमन के सिद्धांत के आधार पर अतीत की उन सामाजिक शक्तियों की खोज है। जो भी सोशल फोर्सेस थे फ्यूचर, जो अतीत यानी कि पास्ट में, उन सभी की हम एक सर्च करते हैं जिसने वर्तमान को एक विशेष रूप प्रदान किया है। जिसका जो हमें फायदा क्या हुआ है, जो प्रेजेंट हमारा है आज के समय में उसको स्ट्रक्चर करने में यूजफुल रहा है, वही हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च कही जाती है। इसमें कहीं ना कहीं हमारा पर्पस रहता है जो भी पास्ट इवेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करना और उसने कैसे डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करी वो चीज़ को देखना। बेस्ट एंड खान के अकॉर्डिंग देखी जाए डेफिनेशन, ये 2006 में दी गई डेफिनेशन है। इट इज़ अ ट्रुथफुल इंटीग्रेटेड अकाउंट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन पर्सन्स, इवेंट्स, टाइम्स एंड प्लेसेस। जो हिस्टोरिकल रिसर्च है वो एक ट्रुथफुल इंटीग्रेटेड अकाउंट ऑफ द रिलेशनशिप्स है। रिलेशनशिप मतलब जो भी संबंध है किस किस में, जो पर्सन थे, लोग थे उस समय के, जो इवेंट थे उस समय घटित हुए थे, उस समय क्या टाइम था और वो किस जगह घटित हुए थे, इन सारी चारों चीज़ों का जब हम एक साथ में इंटीग्रेटेड फॉर्म में कुछ नया डेवलप करके बताते हैं तो वही हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाती है। पर्पस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। अब ये देखते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। टू नो एंड अंडरस्टैंड द पास्ट एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट।
एंड मेक प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर। सबसे पहले रिसर्चर इसमें क्या ट्राई करता है, जो भी पास्ट है उसको जानने और समझने का प्रयास करता है, जो भूतकाल में घटित घटनाएं हैं उनको समझने का प्रयास करता है, उसके आधार पर प्रेजेंट में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको समझता है, उसमें रिलेशनशिप देखता है, और साथ ही साथ इस रिलेशनशिप के आधार पर जो फ्यूचर में घटनाएं घटित होंगी उनका कुछ प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है। Second purpose, to know how and why theories and practices have been developed. जो नेक्स्ट पर्पस है कि जो भी थ्योरीज और प्रैक्टिसेस हैं वो कैसे डेवलप हुई थी एंड क्यों डेवलप हुई थी, उनका रीज़न। जैसे बहुत सारी हिस्टोरिकल रिसर्च इसलिए की जाती है, अगर एजुकेशन की फील्ड में बात करें तो कौन कौन सी थ्योरीज आई थी डेवलपमेंट की, क्या क्या प्रैक्टिसेस थी जो चेंज हुई साथ में, और उसने हमारे जो एजुकेशन फील्ड है उसमें डेवलपमेंट में क्या क्या हेल्प करी और क्यों कैसे चीज़ें हुई, इन सबको जानने के लिए हिस्टोरिकल रिसर्च की जाती है। टू अंडरस्टैंड फुली द प्रेजेंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़। सेकेंड पर्पस जो है इसका वो ये है, बहुत अच्छे से जानना जो भी प्रेजेंट में प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़ चल रही हैं, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। अगर एजुकेशन की बात करें तो जो भी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़ हैं उनको जानना भी इसका एक पर्पस है। नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई रीजन्स टू डेवलप न्यू थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस। अब हमने जो प्रेजेंट थ्योरीज हैं प्रैक्टिसेस हैं उनको जान लिया, ठीक है, और उनके आधार पर अब हम जो भी रीज़न है किस चीज़ का कि हम नई थ्योरीज और नई प्रैक्टिसेस क्यों डेवलप करें, क्या क्या समय के साथ चेंजेस आए जिसकी वजह से अभी तक की जो थ्योरीज हैं या जो भी पॉलिसीज़ हैं वो चेंज होती गई। ऐसे ही अब हमारा जो पर्पस है वो फ्यूचर में कौन कौन सी थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस लाना है उनको देखना। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जो भी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट रहा है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम का उसको समझना। जैसे अगर कोई रिसर्चर किसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी को भी कर रहा है, कोई उसने स्पेसिफिक अप्रोच लिया है, तो उसमें भी वो एक शॉर्ट काइंड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च कर सकता है जिसमें कि उस पर्टिकुलर अप्रोच से रिलेटेड वो सारी हिस्ट्री को कलेक्ट करे और अपनी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट समझे कि जब वो अप्रोच कब स्टार्ट हुआ था, उसका अदर अप्रोच से क्या क्या रिलेशन है, ऐसी क्या नीड थी कि उस अप्रोच को इतना एक्सेप्टेंस मिला। इस टाइप के क्वेश्चंस उसे हिस्टोरिकल रिसर्च करने से समझ में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, कि हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या क्या स्टेप या क्या क्या पद हैं। पहला, समस्या की पहचान व सीमांकन करना। कोई भी रिसर्चर सबसे पहले क्या करेगा, प्रॉब्लम को सेलेक्ट करेगा, उसे डिलिमिट करेगा अपने एक स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक टाइम के लिए। सेकंड है परिकल्पनाओं का निर्माण करना। वो अब उस जो भी डिलिमिटेशन उसने किया या सिलेक्शन किया प्रॉब्लम का, उसके आधार पर नई हाइपोथेसिस बनाएगा। थर्ड है प्रदत्तों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा बाय वैलिड रिसोर्सेज। अब यहाँ पर देखिए जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या जो और अदर रिसर्चेज हैं उसके स्टेप्स में और इसके स्टेप में क्या डिफरेंस है। वहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रॉपर, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, केवल डेटा कलेक्शन किया जाता है। जो इसका मेन पर्पस होता है वो डेटा कलेक्शन, और यही इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। अगर यहाँ पर आपने कुछ गड़बड़ी करी तो आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो वैलिड नहीं होंगे। तो अब इसमें जो थर्ड स्टेप है इसमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना होता है वो भी हम आपको बता दें। आपको क्या करना है, कलेक्ट मैनी सोर्सेज। जितने ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज आप कलेक्ट कर सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज कलेक्ट करिए। सेकंड, एसेस द रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्सेज। जो भी सोर्सेज आपने जो कलेक्ट किया है, जो आपने पुराने रिसर्चेस को कलेक्ट किया है, जितने भी एविडेंसेस आपने लिए हैं, उन सब की रिलायबिलिटी को भी टेस्ट कीजिए कि वो कितने रिलायबल सोर्सेज हैं। थर्ड, एसेस द यूजफुलनेस। अब आपने सोर्सेज तो कलेक्ट कर लिए, अब उसकी उपयोगिता क्या है आपकी स्टडी में, इसको भी आपको आंकना पड़ेगा। इन तीनों के आधार पर शॉर्ट नोट्स बनाइए, देन अपनी स्टडी को आगे करिए। देन फोर्थ है, जो आपने ये डेटा कलेक्ट किया था उसको एनालाइज करना, प्रदत्त विश्लेषण करना। फिफ्थ है परिकल्पनाओं का परीक्षण। जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाई उनको टेस्ट करना है। यहाँ पे एनालाइज किया डेटा, देन जो वो हाइपोथेसिस आपने बनाई थी वो कितनी मतलब एक्सेप्ट हो रही है या एक्सेप्ट नहीं हो रही है, ये चीज़ देखना। सिक्स्थ, निष्कर्ष व परिणामों का वर्णन। जो भी परिणाम आए उनको और जो निष्कर्ष आपका निकला उसको डिस्क्रिप्ट
डिस्क्राइब करना या उनका डिस्क्रिप्शन देना, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। ये हमारे 6 स्टेप्स हैं जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च में आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल रिसर्च यूजेस। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या क्या यूज़ करती है? देखिए, मेन जैसा हमने अभी आपको बताया कि डेटा कलेक्शन इसका मेन पर्पस होता है, वो भी मतलब रिव्यू करना, रिलेटेड रिसर्चेस देखना। तो इसमें किस टाइप से और कहाँ कहाँ से सोर्सेस लिए जाते हैं? प्राइमरी सोर्सेज क्रिएटेड एट टाइम ऑफ इवेंट। प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, हम सबको पता है। अब प्राइमरी सोर्सेज में भी 2 टाइप के सोर्सेज हो सकते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जब वो इवेंट घटित हुआ था उस समय के जो प्राइमरी सोर्सेज थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को स्वतंत्रता से रिलेटेड कोई स्टडी करनी है तो स्वतंत्रता सेनानी उसके प्राइमरी सोर्सेज हो गए जो उस समय मौजूद थे, और आज भी अगर रिसर्चर स्टडी कर रहा है तो कोई एक आध पर्सन उसे मिल जाएंगे जो उस समय की रियल उसे इंफॉर्मेशन अभी भी प्रोवाइड कर दें। या विजुअल आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं जो उस समय मौजूद है, रिकॉर्डिंग्स उनकी, ओरल रिकॉर्ड्स जो भाषण दिए गए थे अगर वो मौजूद हो, अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो मार्केट में नहीं, मतलब पब्लिश नहीं हुए हैं, बाहर नहीं आए, बट फिर भी वो मौजूद हैं, किसी के रिटन डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही साथ पब्लिश डॉक्यूमेंट्स उस टाइम के। ये सारे हमारे प्राइमरी सोर्सेज हो गए क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ इवेंट। ठीक, नेक्स्ट है प्राइमरी सोर्सेज में ही हिस्टोरिकल मैप्स हो सकते हैं और सेंसस डेटा हो सकता है जो कि हमारे उस समय मौजूद नहीं है, पर किसी ना किसी वजह से हमने आज उस समय की मतलब डेटा ले लिया, या जो मैप्स हैं अभी और उस समय के मैप्स जो थे ये हमारे प्राइमरी सोर्सेज में आ जाएंगे। नेक्स्ट है सेकेंडरी सोर्सेज क्रिएटेड लेटर। अब उन सारी घटनाओं के आधार पर ऐसा नहीं है कि रिसर्चर पहला पर्सन है जिसने उसकी स्टडी करना चाहा, उसके अलावा भी लोग थे जिन्होंने स्टडी करी। तो वो जर्नल आर्टिकल्स हो सकते हैं जिन्होंने उन्हीं जो पॉइंट्स थे, जैसे स्वतंत्रता संग्राम की हमने बात करी तो उस पर बहुत सारे आर्टिकल्स देखे गए होंगे, उनकी स्टडी करना, बहुत सारी बुक्स देखी गई होंगी, उनकी स्टडी करना, या फिर उन ऑथर से हम इंटरव्यूज़ भी ले सकते हैं। तो ये हमारे सेकेंडरी सोर्सेज हो गए जो क्रिएटेड लेटर, जो बाद में बने हैं। ठीक, तो ये हमारे सोर्सेज हैं जिनका यूज़ हम हिस्टोरिकल रिसर्च को करने में करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट को जितना भी जल्दी होगा उतना जल्दी रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ऐतिहासिक अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? पहला, मोस्टली क्वालिटेटिव इन नेचर। जो अधिकतर हिस्टोरिकल रिसर्च होती हैं वो क्वालिटेटिव या गुणात्मक होती हैं उनकी प्रकृति। नेक्स्ट, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर्स पर्सनल जजमेंट। ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है कि जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो अपने आंकड़े हमने उनको निष्कर्ष निकाला, जो रिजल्ट या फाइंडिंग्स हमने दी हैं, वो सारी की सारी रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिसर्चर्स के जजमेंट पर बेस्ड होती हैं। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स द केयरफुल स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ डेटा अबाउट पास्ट इवेंट्स। यहाँ पर आपको पास्ट इवेंट्स की बहुत अच्छे से स्टडी और एनालिसिस करनी पड़ेगी, तभी आप फ्रूटफुल एंड ट्रू डेटा एंड रिजल्ट्स बता सकते हैं। Typically relies on available data which are in form of diaries, letters, newspapers, reports and so on. जो भी हम इसमें स्टडी करते हैं, कोई वेरिएबल्स को मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं होता, रिसर्चर डायरेक्ट इवेंट पर मौजूद नहीं होता, तो सारा का सारा जो डेटा कलेक्शन है वो किस पर, या पूरी स्टडी किस पर रिलाय है, किस पर डिपेंड हो गई? अवेलेबल डेटा पर। और वो भी कैसा डेटा? जो कि है डायरी की फॉर्म में, कुछ लेटर्स की फॉर्म में, या फिर न्यूज़पेपर उस टाइम के, या रिपोर्ट्स, या जो भी अभी हमने आपको बताए डिफरेंट फॉर्म्स। नेक्स्ट, इट हैज़ टाइम एंड प्लेस डायमेंशंस। जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च है उसके मेन 2 डायमेंशन होते हैं कि वो कब घटित, जो इवेंट है वो कब घटित हुआ और कहाँ घटित हुआ। इन दोनों का आपस में मेन रिलेशन रहता है। सिंपली क्रोनोलॉजी is not considered historical research because it does not interpret the meaning of events. हम केवल ये नहीं कह रहे हैं कि हमने सन 1950 की कोई जो इवेंट था उसे उठा लिया और अपना डेटा कलेक्शन कर लिया और रिजल्ट्स बता दिए। हमें यहाँ पर प्लेस को भी साथ में ध्यान में देना पड़ेगा। केवल क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हमने कुछ रिसर्च कर ली और उसको कह रहे हैं कि हाँ ये हिस्टोरिकल रिसर्च है, तो ऐसा नहीं होता। वो कुछ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन किसी भी जो है हिस्टोरिकल रिसर्च से आना चाहिए। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट।
जो हेल्प हमें ये मिलती है हिस्टोरिकल रिसर्च से वो है अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ चेंज, जो भी बदलाव हुआ है उसको समझना एंड उसकी प्रकृति क्या थी बदलाव की, उस चीज़ को समझना, और हमारा जो डेवलपमेंट है उसका क्या प्रोसेस रहा है, कहाँ से कहाँ तक हम अभी आ पाए हैं, मेन डेवलपमेंट के प्रोसेस को समझना हिस्टोरिकल रिसर्च का पर्पस एक होता है। एडवांटेजेस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च के क्या क्या एडवांटेजेस हैं देखते हैं। फर्स्ट है एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा मे हेल्प एक्सप्लेन करंट एंड फ्यूचर इवेंट्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट। हिस्टोरिकल डेटा के एनालिसिस से हमें हेल्प मिलती है वर्तमान समय या भविष्य में होने वाली घटनाओं को एक्सप्लेन करने में, जो भी पास्ट में इवेंट्स घटित हुए हैं उसके आधार पर। सेकेंड है रिसर्चर कैन रेशनली एंड ऑब्जेक्टिवली एनालाइज इवेंट्स ऑफ द पास्ट। हिस्टोरिकल रिसर्च में जो स्टेप्स को यूज़ किया जाता है उसके आधार पर रिसर्चर पास्ट में घटित घटनाओं को बहुत तार्किक रूप से एंड ऑब्जेक्टिव वे में एक्सप्लेन या एनालाइज कर सकता है। द रिसर्चर इज नॉट इन्वॉल्व इन द सिचुएशन दैट इज स्टडीड। ये इसको एक पॉजिटिव पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी स्टडी में ऐसा क्या होता है रिसर्च में कि कुछ खतरनाक चीज़ें भी रहती हैं कि जहाँ पे रिसर्चर की जान को भी खतरे के चांसेस रहते हैं या सेफ नहीं होता एनवायरनमेंट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हिस्टोरिकल रिसर्च सेफ है, क्योंकि इसमें रिसर्चर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सिचुएशन में उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। द रिसर्चर डू नॉट इंटरैक्ट विद द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टडी। जो रिसर्चर है उसको डायरेक्टली जो सैंपल है या सब्जेक्ट्स है उनसे इंटरेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये पॉजिटिव पॉइंट या एडवांटेज इसलिए है क्योंकि जैसे हम अगर एक्सप्लोनेटरी स्टडीज़ या फिर प्योर क्वालिटेटिव स्टडीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्ट से हमें इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है, जो कि एक बहुत लेबोरियस वर्क हो जाता है। तो यहाँ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट से जो रिसर्चर है उसके इंटरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो बस डेटा के आधार पर भी अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकता है। लिमिटेशंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च की क्या क्या लिमिटेशंस है। फर्स्ट, these are complex and broad because the topic of research are affected by numerous factors that need to be considered and analyzed। जो हिस्टोरिकल रिसर्च है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल प्रक्रिया है और ब्रॉड होती है, नेचर में व्यापक है। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक्स ऑफ रिसर्च इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं उसमें ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनकी हमें स्टडी करनी पड़ती है और जिनको एनालाइज करना पड़ता है और कंसीडर करना भी ज़रूरी होता है। जैसे अगर नेचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की बात हमने ले लिया, ठीक है, कि सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ और पास से लेके अभी तक हम उसकी पूरी एनालिसिस कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में केवल एक फैक्टर ऐसा नहीं है जो उसको अफेक्ट कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर हैं, न्यूमरस फैक्टर्स हैं जो एक समाज के निर्माण में, समाज के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो उन सभी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च को बहुत व्यापक बना देता है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल डेटा इज इनकम्प्लीट एंड vulnerable to time। डॉक्यूमेंट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय वार्स और ओवर टाइम। जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो इनकम्प्लीट रहता है। क्यों? और साथ में समय के साथ साथ वो नष्ट भी हो सकता है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी वार या जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं युद्ध के दौरान ख़त्म हो सकते हैं, या समय के साथ साथ वो डिग्रेड भी हो जाते हैं कि पेपर ख़राब हो गया, कुछ पार्ट चला गया जो भी लिखा हुआ था उसका, या वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं या ऑडियो टेप्स हैं उनकी भी क्वालिटी गिर जाती है। तो डेटा हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हिस्टोरिकल डेटा कंप्लीट हो, इसलिए इनकम्प्लीट रहता है और ख़त्म भी होने वाला होता है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च डेटा इज सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। आपको बहुत ध्यान से ये वाला जो है सेंटेंस समझना होगा कि एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के चांसेस हिस्टोरिकल रिसर्च में बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी जो क्रिटिसिज्म के चांसेस हैं वो। क्यों? वेरिफिकेशन ऑफ जेन्युइननेस और वैलिडिटी ऑफ द सोर्सेज। क्योंकि हमारे को ये नहीं पता होता कि जो सोर्स हमने लिया है वो कितना जेन्युइन है और कितना वैलिड है। अगर हम जेन्युइननेस और वैलिडिटी को आइडेंटिफाई कर लें देन हम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के चांसेस को ख़त्म या कम कर सकते हैं। सेकंड इशू जो है इसके साथ है इंटरनल क्रिटिसिज्म भी इसमें रहता है। जो मेन दो चीज़ें हैं जो एक स्टडी को या उसके रिजल्ट्स को नेगेटिव बना सकते हैं वो ये दोनों चीज़ें हैं।
इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या होता है, जैसे एक्सप्लोरिंग द मीनिंग ऑफ सोर्स, कि जो हमने डेटा हमने सही ले लिया, ठीक है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म को हमने खत्म कर दिया, पर रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज को समझने में कुछ और ही बता रहा है, तो रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग उसका मीनिंग देगा। जो लाइन या जो सेंटेंस या एक पूरा आर्टिकल उसने पढ़ा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को नेगेटिव मान रहा है। जैसे अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की जो बात कर रहे हैं, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज थी, ठीक, तो इंटरनल क्रिटिसिज्म वहां ये आ जाएगा कि अगर किसी एक घटना के घटित होने में कोई एक पर्सन किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को नेगेटिव मान रहा है, दूसरी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यूज को पॉजिटिव मान रहा है, पर एक्चुअल में उसके अपोजिट था, तो ये वाली चीज़ें इंटरनल क्रिटिसिज्म को प्रभावित करेंगी और जो भी डेटा आया, जो फाइंडिंग्स आई, उनको भी प्रभावित करेंगी। तो ये इसका बहुत महत्वपूर्ण लिमिटेशन है। नेक्स्ट, नो स्कोप टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट एनी वेरिएबल, कोई भी इसमें मैनिपुलेशन के चांसेस नहीं होते। हम पास्ट में जाके किसी वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी घटना को, तो इसका ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है। नो वे द रिसर्चर कैन अफेक्ट द इवेंट्स ऑफ द पास्ट, वही चीज़ कि किसी भी तरीके से रिसर्चर पास्ट में हुए इवेंट्स को प्रभावित नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता इसमें रिसर्चर। नेक्स्ट है, नो डेटा कलेक्शन इज पॉसिबल बाय एडमिनिस्ट्रिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, इसमें कोई भी डेटा कलेक्शन पॉसिबल नहीं होता किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट या टूल को यूज़ करके। डायरेक्ट रिसर्चर को रिव्यूज़ करने पड़ते हैं, रिसर्चर को अगर कोई पर्सन मौजूद है उस समय का, तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रिकॉर्ड करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने टूल 50 लोगों को दे दिया, 100 लोगों को दे दिया, उन्होंने टूल भर के वापस कर दिया और आपका डेटा कलेक्शन हो गया, तो ये वाली चीज़ भी इसमें पॉसिबल नहीं होती। नेक्स्ट, होल रिसर्च एक्सेसिवली रिलाइज ऑन सेकेंडरी डेटा, जो पूरी की पूरी रिसर्च होती है वो सेकेंडरी डेटा पर ही निर्भर रहती है। सेकेंडरी डेटा जैसे कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया, प्राइमरी डेटा इसमें बहुत लेस चांसेस रहते हैं मिलने के, ठीक है। तो ज़्यादातर जो भाग है रिसर्च का वो सेकेंडरी डेटा पर ही डिपेंड होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये रिसर्च के वीडियोस भी कंटिन्यू रहेंगे और हमारे सीटेट के भी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे। सो आई होप आप दोनों चीज़ को पसंद करें। आपके कोई भी डाउट है हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो आने तक रिसर्च से रिलेटेड आप वीडियोस एंड जो सीटेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर हमने वीडियो दिया है, अब वो देख सकते हैं। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन आप इसको लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।